हेलो एवरीवन, दिस इज सी सौरभ सिंह बघेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर नंबर 1 के वीडियो नंबर 3 में फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड इसके बाद हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन के बारे में। ठीक है, तो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट कौन कौन से काम करता है। तो मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग सबसे फोरमोस्ट फंक्शन की अगर हम बात करें तो क्या है, सबसे पहला जो फंक्शन है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है वो फंक्शन है वो क्या है, प्लानिंग। अब प्लानिंग क्या है, आप जानते हैं हर आदमी कहता है ना हमने प्लान बनाया, हमने प्लान बनाया, हमने प्लान बनाया। प्लान बनाया आपने, मतलब आपने डिसीजन लिया कि क्या हमें करना है। प्लानिंग का मतलब क्या है कि फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइडेड इन एडवांस, मतलब कल क्या करना है आज से ही तय कर लेना, क्या है प्लानिंग। तो प्लानिंग डिसीजन मेड इन एडवांस, डिसीजन क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, हु इज़ गोइंग टू डू इट, मतलब कौन करेगा, ये सारे डिसीजन कर लेना, ये क्या है प्लानिंग। प्लानिंग में क्या किया जाता है, फ्यूचर के बारे में डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है, ऑर्गेनाइजिंग। प्लान बना लिया हमने कि हमें क्या करना है, अब उसके बाद हमें रिसोर्सेस अरेंज करने पड़ेंगे। रिसोर्सेस 2 तरह के होते हैं, ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन। ह्यूमन मतलब जैसे रिसोर्सेस की अगर मैं बात करूं तो यहां पर मैं लिख देता हूं मेन, मटेरियल, मनी, मशीन। तो ये चीज़ें हमें अरेंज करनी पड़ेंगी, मतलब इकट्ठा करना पड़ेगा, क्योंकि हमने प्लान को सक्सेसफुल अगर बनाना है तो सिर्फ प्लान बना के तो कुछ होगा नहीं, हमें रिसोर्सेज की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या करना पड़ेगा, हमें रिसोर्सेज को अरेंज करना पड़ेगा। अब रिसोर्स अरेंज करके क्या करेंगे, उनको ड्यूटी असाइन करेंगे, उनके टास्क को इकट्ठा करेंगे और उनकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तय करेंगे। सुनो मेरी बात, जैसे मान लो कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमने ऑर्गेनाइजेशन में कई डिपार्टमेंट हैं, तो अब हमने क्या किया कि परचेस डिपार्टमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ कहाँ करेंगे, परचेस में। मार्केटिंग से रिलेटेड एक्टिविटी कहाँ करेंगे, मार्केटिंग में। फाइनेंस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ कहाँ करेंगे, फाइनेंस में। तो ये सारा कहाँ पर आएगा, ऑर्गेनाइजिंग में। तो रिसोर्स को, ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज को अरेंज करना, ड्यूटी उनको असाइन करना, उनको टास्क देना, ये सब क्या है, उनकी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करना, ये क्या है ऑर्गेनाइजिंग का हिस्सा आएगा। अब बात करते हैं स्टाफिंग। स्टाफिंग में क्या किया जाता है, स्टाफिंग में राइट पर्सन फॉर राइट जॉब एट राइट टाइम। सही आदमी सही काम के लिए और सही वक्त पे मिलना चाहिए। बेसिकली स्टाफिंग का मतलब होता है रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ठीक है, ट्रेनिंग। ये सारी चीज़ें कहाँ पर आती हैं, स्टाफिंग में आती हैं। पहले एम्प्लॉयज़ को, जैसे मान लीजिए हमें एक फाइनेंस के अकाउंटिंग के लिए एक पर्सन की ज़रूरत है, तो क्या है, अकाउंटिंग के लिए राइट पर्सन कौन होगा, जिसको अकाउंट्स आता हो। राइट जॉब उसके लिए क्या है, अकाउंट्स, और राइट टाइम पे, मतलब जब अकाउंट्स मेंटेन करना हो तब हमें ज़रूरत है। तो क्योंकि बाद में मान लो अकाउंट्स के लिए हमने कोई इंजीनियर रख लिया तो वो किसी काम का नहीं होगा। तो राइट पर्सन फॉर राइट जॉब एट राइट टाइम। उसके बाद डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में क्या किया जाता है, डायरेक्टिंग में आप इंस्ट्रक्शन देते हैं। चलो हमने क्या किया, प्लान बना लिया, रिसोर्सेस भी इकट्ठे कर लिए, लोगों को भी रख लिया। अब जब तक हम बताएंगे नहीं कि काम क्या करना है तो काम स्टार्ट नहीं होगा। तो डायरेक्टिंग में क्या किया जाता है, सुपरवाइज किया जाता है, देखा जाता है, मोटिवेशन किया जाता है, लीडिंग एंड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट किया जाता है, सबऑर्डिनेट्स को बताया जाता है कि आपको क्या करना है, काम शुरू कर दो, ठीक है ना, काम शुरू कर दो। फिर उसके लिए अगर काम अच्छा नहीं हुआ तो क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं, लीड करते हैं, उसमें लीडर बनते हैं, उनके काम को देखते हैं कि वो काम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, डायरेक्टिंग में बेसिकली एक पुश दिया जाता है कि आपकी एक्टिविटीज़ क्या हो जाएं, शुरू हो जाएं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में क्या है, कंट्रोलिंग इज अ करेक्टिव एक्शन। देखो होता क्या है, कंट्रोलिंग में 4 काम होते हैं। पहला इस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड, उसके बाद मेजरिंग करंट परफॉर्मेंस, फिर कंपेयरिंग विथ एक्चुअल और टेकिंग करेक्टिव एक्शन। चलो मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। चलो मान लो आपने प्लान किया था कि आप 1 महीने में 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करेंगे। कितना, 1 लाख यूनिट। और ये पेन जो आपको दिख रहा है, इस पेन का 1 लाख यूनिट बनाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड हो गया। पहला काम आपने क्या किया, स्टैंडर्ड कर लिया। दूसरा, अब आपने पूरे महीने प्रोडक्शन किया, पूरे महीने में आपने बनाए 70,000 यूनिट। कितना बनाया, 70,000 यूनिट। तो ये मेजरिंग द करंट परफॉर्मेंस, यानी एक्चुअल परफॉर्मेंस को हमने मेजर कर लिया। उसके बाद कंपेयरिंग एक्चुअल विथ स्टैंडर्ड, हमने इसको कंपेयर करना है। 1 लाख हमने सोचा था, बनाए कि सिर्फ कितना, 70, तो कितना डेविएशन आया, 30,000 यूनिट का, 30,000 यूनिट्स का डेविएशन आया। अब इस डेविएशन को खत्म करने के लिए हमें उपाय करना पड़ेगा, सुधार करना पड़ेगा, जिससे अगली बार ये गलती ना हो। तो इसको क्या बोलेंगे, कंट्रोलिंग बोला जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो ये रहे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन की। कोऑर्डिनेशन क्या है, देखो एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट काम करेंगे
और सब डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव अलग अलग होंगे। लेकिन हमें क्या, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। जैसे आप क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर्स खेलते हैं तो उनका इंडिविजुअल, मतलब हमारे लिए विराट कोहली की सेंचुरी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, हमारे लिए ज़रूरी है टीम का जीतना, मतलब इंडिया जीते ये ज़्यादा ज़रूरी है। विराट कोहली सेंचुरी बनाए या ना बनाए उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पर्सनली अगर विराट कोहली के लिए देखें तो उसके लिए सेंचुरी भी ज़रूरी है। तो कोऑर्डिनेशन क्या है, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कोऑर्डिनेशन इज अ प्रोसेस बाय मैनेजर सिंक्रोनाइज, सिंक्रोनाइज मतलब जोड़ना, सिंक्रोनाइज मतलब जोड़ना यानी लिंक करना। द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल, मतलब डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ अलग अलग होंगी लेकिन उसे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपस में जोड़ना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए बात करते हैं कि मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया कि हमें 1 लाख यूनिट मार्केट में सेल करना है। कितना करना है? मार्केट में सेल करना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या होगा, 1 लाख यूनिट के लिए जितना परचेस रॉ मटेरियल चाहिए वो परचेस डिपार्टमेंट परचेस करेगा। फिर वो परचेस डिपार्टमेंट से कहाँ आएगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि वो क्या करे, 1 लाख यूनिट कम से कम बनाए। अब इन सब के लिए पैसे की ज़रूरत होगी परचेस डिपार्टमेंट को, तो परचेस डिपार्टमेंट कहाँ से पैसे लेगा? फाइनेंस डिपार्टमेंट से। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने प्रोडक्शन कर लिया, लेकिन मार्केटिंग वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? एडवर्टाइज करें, ठीक है। और उसके बाद सेल्स, और मार्केटिंग ने एडवर्टाइजमेंट भी कर लिया, लेकिन अगर हमारा लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट गुड्स की सप्लाई ही नहीं कर पा रहा है, पहुंचा ही नहीं पा रहा है, तो कोई भी हमारा सपना पूरा नहीं हो पाएगा। मतलब ये 5 डिपार्टमेंट जो हैं इनके फंक्शन भले अलग अलग हैं, लेकिन अगर हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करना पड़ेगा तो इनकी सारी एक्टिविटीज़ को आपस में जोड़ना पड़ेगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मतलब इन डिपार्टमेंट के फंक्शन जब तक आपस में जुड़ेंगे नहीं तब तक हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव होने वाला नहीं है। उसके बाद बात करते हैं और कोऑर्डिनेशन इसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन को इसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। मतलब कोऑर्डिनेशन जब तक नहीं है तब तक मैनेजमेंट अधूरा है। कोऑर्डिनेशन के बिना मैनेजमेंट वैसा ही है जैसे कि एक बॉडी है और उसमें आत्मा नहीं है, एक शरीर है जिसमें आत्मा नहीं है। तो इसी तरह से कोऑर्डिनेशन के क्या है, मैनेजमेंट में जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तब तक ये क्या है, इसमें बेजान है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन, देखो कोऑर्डिनेशन हर एक फंक्शन के लिए बड़ा ज़रूरी है। हर एक फंक्शन, 5 फंक्शन है, कौन कौन से? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। कोऑर्डिनेशन हर एक फंक्शन के लिए ज़रूरी है। जैसे प्लानिंग की बात करें तो आप अगर प्लान कर रहे हैं तो आपके ओवरऑल प्लान यानी ऑर्गेनाइजेशन का प्लान और डिपार्टमेंट के प्लान्स के बीच में आपस में सामंजस्य होना चाहिए, हार्मोनी होनी चाहिए। अगर आपका प्लान कुछ और है, डिपार्टमेंट का प्लान कुछ और है, तो जाहिर सी बात है आपकी प्लानिंग फेल हो जाएगी। फिर दूसरे बात पे आते हैं ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में असाइनिंग अथॉरिटी। देखो आप किसी को काम दे रहे हैं, वही काम दूसरे को ना दे, ठीक है। मतलब परचेस डिपार्टमेंट में परचेस डिपार्टमेंट का काम होगा, वो कोई दूसरा डिपार्टमेंट नहीं करेगा। सेल्स में सेल्स का काम होगा, फाइनेंस में फाइनेंस का काम होगा। तो आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा क्योंकि आप ओवरलैपिंग एक्टिविटी नहीं करना चाहते। स्टाफिंग में कोऑर्डिनेशन कैसे होगा? स्टाफिंग में भैया आपको जॉब असाइन करना है तो एज पर द स्किल ऑफ द वर्कर आप जॉब असाइन करें। मतलब वर्कर की काबिलियत के हिसाब से, वो अगर काबिल ही नहीं है, मान लो कि इंजीनियरिंग में आपने किसी बीकॉम वाले बंदे को बैठा दिया, वो कर ही नहीं पाएगा, तो ये क्या होगा, आपका स्टाफिंग का प्रोसेस खराब हो जाएगा। डायरेक्टिंग में कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा इन ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस एंड सजेशंस। जैसे मान लीजिए आप कोई ऑर्डर दे रहे हैं तो आपका इंस्ट्रक्शन भी उसी के मुताबिक होना चाहिए, आपके सजेशंस भी उसी के हिसाब से होना चाहिए जो आप वर्कर्स को दे रहे हैं। और कंट्रोलिंग का क्या ऑब्जेक्टिव होता है? रिड्यूस डेविएशन बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। मतलब आप कोऑर्डिनेट करेंगे कि आपका स्टैंडर्ड मतलब जो आपने सोचा है और एक्चुअल जो आप चाहते हैं, जो आपने किया है, ये दोनों में क्या हो जाए, जो आप सोचे हैं और जो आप किया, मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस खत्म हो जाए, तो ये किस में आएगा? कोऑर्डिनेशन। मतलब कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल मैनेजरियल फंक्शंस, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन इज नीडेड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखो टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या है? टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या करता है?
पॉलिसीज़ बनाता है, ऑब्जेक्टिव्स बनाता है, गोल्स बनाता है, तो उनके लिए क्या है, इंटीग्रेट द एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब इंटीग्रेट द एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है आखिर, कि भैया आपके ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्टिविटीज़ हैं वो इस तरीके से रहें कि आप क्या कर सकें, अपने ग्रुप ऑब्जेक्टिव को, अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। अगर आपकी एक्टिविटीज़ इंटीग्रेटेड नहीं होंगी तो ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं होंगे। उसके बाद मिडिल लेवल मैनेजमेंट का क्या काम है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम क्या है कि जो वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच में आपस में लिंक बना रहे, परचेस, प्रोडक्शन, सेल्स, फाइनेंस, इनके बीच में। फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट का है वर्कर्स के एक्टिविटीज़ के बीच में ये कोऑर्डिनेशन बनाए, मतलब वर्कर्स, मान लीजिए 10 वर्कर काम कर रहे हैं तो वो अलग अलग काम है तो उनकी एक्टिविटीज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन बने। जैसे अब मान लो कि एक टेलर की शॉप है, ठीक है ना, अब टेलर की शॉप में 3 वर्कर हैं, एक कटिंग करता है, दूसरा स्टिचिंग करता है और तीसरा पैकिंग करता है। तो जाहिर सी बात है जब तक कटिंग नहीं होगी तब तक स्टिचिंग नहीं होगी, और जब तक स्टिचिंग नहीं होगी तो पैकिंग नहीं होगी। तो ये एक्टिविटीज़ के बीच में क्या रहे, कोऑर्डिनेशन बना रहे, ठीक है। तो ये था एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन की। देखें कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कोऑर्डिनेशन आपके ग्रुप एफर्ट्स को आपस में जोड़ देता है। आपके कितने भी लोग हैं उन सभी के काम को क्या करता है, आपस में जोड़ देता है। जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट हो गए, उन सभी के काम को क्या करेगा, जोड़ देगा, जिससे आपके ग्रुप ऑब्जेक्टिव अचीव हो सकें। कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी ऑफ एक्शन मतलब सबका उद्देश्य, सबके ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, एक। भले ही आपके काम अलग अलग हैं, भले ही आपके काम अलग अलग हैं, बट आपका ऑब्जेक्टिव एक है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जब तक ऑर्गेनाइजेशन है, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, तब तक वहाँ पर कोऑर्डिनेशन चलता रहेगा। कोऑर्डिनेशन बंद हुआ मतलब बॉडी से आत्मा निकल गई। उसके बाद कोऑर्डिनेशन इज परवेसिव फंक्शन। परवेसिव फंक्शन मतलब हर जगह पे अवेलेबल होगा, हर जगह पे अवेलेबल होगा मतलब हर फंक्शन में अवेलेबल होगा, चाहे टॉप लेवल मैनेजमेंट हो, चाहे मिडिल लेवल मैनेजमेंट हो, चाहे लोअर लेवल मैनेजमेंट हो। कोऑर्डिनेशन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, मतलब टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल्स, हर एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कोऑर्डिनेट करे। और उसके बाद कोऑर्डिनेशन इज डेलिबरेट फंक्शन। कोऑर्डिनेशन को जानबूझकर किया जाता है। कोऑर्डिनेशन इज नॉट स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। कोऑर्डिनेशन को सोच समझ के किया जाता है जिससे कि आपके ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सकें। अब इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या है, देखो इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन में बात करें अगर, तो ग्रोथ इन साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे वहां पर वर्कर्स भी क्या होंगे, बढ़ते चले जाएंगे। अब इन वर्कर्स के बीच में अलग अलग सोच होगी सबकी। कुछ वर्कर, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में तो 1 लाख से ज़्यादा भी वर्कर काम करते हैं, तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाए रखना, इसके लिए उनके बीच में आपस में हार्मोनी बनी रहे, इसके लिए कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड होता है। फंक्शनल डिफरेंशिएशन। अब फंक्शनल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है भैया, देखो आपके ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बटी हुई होती हैं, हर एक डिपार्टमेंट का काम भी अलग अलग होता है, लेकिन और हर एक डिपार्टमेंट का की पॉलिसी भी अलग अलग होती है। लेकिन अल्टीमेटली हमें करना क्या है, हमें करना क्या है कि इन सभी डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटी को इस तरीके से जोड़ना है कि हमारा ऑब्जेक्टिव यानी जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो जाए। और स्पेशलाइजेशन क्या है, देखो स्पेशलाइजेशन मतलब क्या है कि अलग अलग काम के लिए, जैसे अब मान लीजिए कि हमें फाइनेंस मैनेजर के लिए, CFO की पोस्ट के लिए, CFO एक फाइनेंस का अच्छा खासा जानकार आदमी चाहिए, ठीक है। CEO के लिए अच्छा चीफ एग्जीक्यूटिव चाहिए। ऐसे ही मान लो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए एक इंजीनियरिंग का जनरल मैनेजर हो गया। तो ये सारे स्पेशलाइज्ड लोग हैं। अब स्पेशलाइज्ड लोग हैं, इनके बीच में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है, अगर मान लो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, यही समझते हैं कि मैंने जो सोच लिया वही क्या है, फाइनल है, सारे लोग अगर ऐसा सोचेंगे तो हमारे ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होंगे, गलती हो जाएगी। तो इसलिए स्पेशलाइजेशन के फील्ड में भी आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। मतलब आप एक्सपर्ट भले हैं फिर भी आप दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके चलेंगे। मतलब विराट कोहली भले ही कितना अच्छा खेलता है, लेकिन अगर दूसरा कोई बैट्समैन उसको रन आउट करा देता है तो उसका काम खराब हो जाएगा, वो अकेले सारे मैच जिता नहीं सकता। तो ये था गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट द कोऑर्डिनेशन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये अब इसके बाद मैं आपको केस स्टडीज़ चैप्टर 1 का दूंगा, ठीक है ना, जो इंपॉर्टेंट केस स्टडीज़ मुझे लगती हैं जो एग्जाम में आपके आ सकती हैं, और कैसे केस स्टडीज़ सॉल्व करना है ये भी हम उसमें सीखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, आप फीडबैक कमेंट करके ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप दोस्तों को शेयर करें तो उनका भी फ़ायदा हो सकता है। थैंक यू वेरी मच गाइज।